My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमले हकूक़ मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 10 पार्ट 1 और ये आनी आई गेस सैटरडे को थी, बट उससे पहले जो 2 दिन का मैं ब्रेक लेती हूँ उसमें मैं काफ़ी बिजी थी। मैंने तीसरा सीन जो था वो भी मैंने आधा ही लिखा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वजह से भी मैंने दी नहीं। और ये एपिसोड ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा सीन्स की डिमांड थी। ये लॉन्ग एपिसोड है और जिससे नेक्स्ट वाली है वो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग है, बट मैंने क्योंकि लिख ली थी काफ़ी, और अब जो है ना इस वीक में मैं थोड़ी फ्री हूँ, इसमें मेरा इतना काम नहीं है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि इस वीक में 4 एपिसोड्स दूँगी और 1 डे के गैप से दूँगी। मतलब आ जाइए ना, अब जो नेक्स्ट आएगी वो वेडनेसडे को आएगी, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को एंड देन संडे को। तो इस तरह जो है ना इस वीक में 4 एपिसोड्स आप लोगों को मिल जाएंगी। सो एपिसोड 10 पार्ट 1 है। और अब जो है, अब क्योंकि नॉवल जो है ना वो अपने मतलब स्टार्ट से वो निकल चुका है, काफ़ी आगे आ चुका है, अब पहुंच चुका है मिड में। ये मिड ये सारा चलना है, इसके बाद एंड होना है। तो जब नॉवल का हाफ नॉवल जो है वो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा, सारा कुछ एंडिंग से लाइक यू कैन से कुछ एपिसोड्स पहले, तो वो सारे जो सस्पेंस है वो रिवील होने इस तरह से। तो आज जो है खैर मैंने 1-2 और डाले हैं और इनको भी रिवील करना है, और इनका जो है इनमें से कुछ पहले रिवील होंगे, लाइक अभी कुछ हो जाएंगे अपकमिंग एपिसोड्स में, और ज़्यादा आ जाएंगे कुछ, और बाकी जो है प्लॉट ट्विस्ट भी वो स्टार्ट होने हैं। एंड देन जो एक मेजर सस्पेंस है वो तो फिर वो अपने टाइम पर ही रिवील होगा। सब जो है वो जब उनका टाइम आएगा रिवील होने का वो तभी होंगे। खैर एपिसोड जो है अब देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस्कलम राइना शेख किस नंबर 10 पार्ट नंबर 1। मम्मी रिलैक्स रहें, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर आप टेंशन ले रही हैं। कबीर शमा बेगम के पास आकर बैठा, जो मेहमानों के जाने के बाद ही अपना सर हाथों में गिराए बैठी थी। ये बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता मांग लिया और तुम कह रहे हो कि ये बड़ी बात नहीं है। शमा बेगम झुंझलाते हुए बोली। शमा, तुम्हें कितनी बार कहा है दिमाग से पुराने ज़माने की सोचों को निकाल दो। वैसे तुम बहुत सोशल हो, लेकिन बच्चों के मामले में वैसे ही सोचती हो। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले जर्लिश की शादी हो या फ़िज़ा की? शादी तो एक ना एक दिन दोनों की ही होनी है। शहाब कुरैशी ने उनकी बात की तस्हीह की। फ़र्क पड़ता है शहाब, लोग कल को यही समझेंगे कि पता नहीं ऐसी क्या वजह थी कि बड़ी बेटी की शादी पहले की नहीं और छोटी की कर दी। उनकी बात सुनते शहाब कुरैशी ने अपना माथा मसला, जबकि कबीर, कायनात और फ़िज़ा खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी लाउंज का दरवाज़ा खुला और जर्लिश कोहनी पर सफ़ेद कोट लटकाए थकी आ रही अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? जर्लिश ने सलाम करते ही सबसे तफ्तीश की। वो सबके चेहरों पर परेशानी देखकर हैरान हुई थी। तुम फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ जर्लिश, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। शमा बेगम एकदम सोफ़े से उठते धाड़ी और जर्लिश तो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मम्मी, क्या हो गया है? उस बेचारी की क्या गलती? कबीर खड़ा हुआ और शमा बेगम के कंधे पर हाथ रखते बोला। मुझे पता है ना उन लोगों ने किस वजह से इसका रिश्ता नहीं मांगा। कितनी बार इसे कहा है कि यह हिजाब छोड़ दो, लेकिन नहीं, इस लड़की ने मेरी कोई बात सुननी ही कहाँ है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों ने जर्लिश की बजाय फ़िज़ा का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए वैसी ही लड़की चाहिए होगी जो आजकल के दौर के मुताबिक हो। तुम देख लेना जर्लिश, एक दिन तुम मेरी बातों को याद करते अपने फ़ैसले पर पछताओगी कि काश तुम मेरी बात मान लेती। बैठी रहना सारी उम्र माँ बाप के घर ही सिर्फ अपने इस हिजाब की वजह से। शमा बेगम आपे से बाहर होते बोली, जबकि अपनी माँ के मुंह से अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर जर्लिश की आंखें बेख्तियार आंसुओं से लुबाब हुईं।
हद है शमा, अपनी ही औलाद को बद्दुआ दे रही हो तुम। जरलिश बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। शहाब कुरैशी ने खड़े होते शमा बेगम को टोका और उसके बाद नरमी से जरलिश को अंदर जाने का कहा, जो उनकी बात सुनते फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, उसे सिर्फ समझाया है। आप माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ यही वजह होगी, वरना खूबसूरती में जरलिश फ़िज़ा से कम नहीं है। शमा बेगम ने उन्हें जवाब दिया तो शहाब कुरैशी ने लंबा सांस लिया। अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कह रहा, क्योंकि तुम सुनने के मूड में नहीं हो। जाओ बच्चों, आप तीनों भी अपने कमरे में जाओ। शहाब कुरैशी शमा बेगम से बात कहते कबीर, कायनात और फ़िज़ा को भी अंदर जाने का कहकर अपने कमरे में चले गए। शमा बेगम भी उनकी बात सुनते पैर पटक कर दूसरे कमरे में बंद हो गईं, क्योंकि फ़िलहाल वो भी किसी से बात नहीं करना चाहती थीं। आहिया अपने बेड के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। आज उसकी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में ही बंद थी। वो सोने के लिए लेटी ही कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाते सामने किया, लेकिन अननोन नंबर देखते कॉल काट दी। कॉल काटने की देर थी कि उस नंबर से दोबारा कॉल आने लगी, जिससे वो फिर आवाज़ार होते काट गई। 3 से 4 बार ऐसा ही हुआ और उसके बाद तंग आकर आहिया ने वो कॉल उठा ली, लेकिन खामोशी से फ़ोन कान से लगाए बैठी रही। हाय आहिया, क्या हाल चाल है? फ़ोन के स्पीकर से कासिम की आवाज़ उभरी। तुमने कॉल क्यों की मुझे? आहिया ने भारी होती आंखों को खोले उससे पूछा। अरे मैंने तुमसे तुम्हारे बाप की मौत पर अफसोस नहीं किया था ना, तो बस इसीलिए कॉल की। कासिम हंसते हुए बोला, जिससे आहिया को कैसर साहब की शिद्दत से याद आई, लेकिन वो जल्द ही अपने चेहरे के तासुरात को सख्त कर गई। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे कासिम, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। आहिया ने अपने आंसुओं पर जब्त करते उससे बद्दुआ दी। उसने आज तक बहुत कुछ सहा था, लेकिन कभी किसी शख्स को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन कासिम के मामले में उसका सब्र जवाब दे चुका था, और एक मज़लूम के दिल से आह निकले और वो अर्श तक ना पहुँचे, क्या ऐसा मुमकिन है? अफसोस तो करने दो। अरे, कासिम अपना जुमला मुकम्मल करता जब पीछे से जोहा ने उसकी हाथ से फ़ोन छीना। जोहा ने फ़ोन कान से लगाया ही, लेकिन कॉल कट चुकी हुई थी। बाजी, मेरा फ़ोन वापस करो। कासिम खड़ा होते जोहा के हाथ से फ़ोन झपटने लगा, जब जोहा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम इतने बेशर्म क्यों हो कासिम? क्या तुम्हें कोई एहसास नहीं है हमारी या एक लड़की की इज्जत का, जिसे पाँव तले रोंद रहे हो? जोहा ने उसे तंज़िया अंदाज में पूछा, जिस पर वो कहका लगा गया। उसने कासिम सज्जाद की तौहीन की है, और कासिम सज्जाद अपनी बेइज्जती का बदला सामने वाले को बेइज्जत करके ही लेता है। कासिम ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और अंदर चला गया, जबकि जोहा तो उसको फटी फटी आंखों से देखने लगी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे कासिम, जानती हूँ तुम मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसा एक भाई अपनी बहन से करता है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मर्द का किया उसकी अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के आगे आता है, और तब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जोहा कितनी ही देर नम आंखों से उस जगह को देखती रही जहाँ से कासिम गुजर के गया था, जबकि दूसरी तरफ आहिया को कासिम की बात से कैसर साहब की मौत का दिन याद आ रहा था, जिस पर वह तकिए में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रो रही थी। आई मिस यू बाबा, प्लीज़ वापस आ जाएं। आहिया ने रोते हुए ये जुमला कहा, लेकिन कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं, उन्हें हकीकत का जामा नहीं पहनाया जा सकता। जरलिश अपने कमरे की गैलरी में बैठी हुई यकटक सामने देख रही थी। उसके ज़हन में शमा बेगम के अल्फाज गर्दिश करते हुए उसे तज़ब्ज़ुब का शिकार कर रहे थे। वो कब से इसी बारे में सोच रही थी कि सिराते मुस्तकीम पर चलना इतना मुश्किल क्यों है। वो सामने ही देख रही थी जब फ़िज़ा आकर उसके साथ बैठी। आपी, आप ठीक तो हैं ना? फ़िज़ा ने जरलिश का हाथ पकड़ते पूछा, जिस पर वह महज हाँ कह गई। आई एम सॉरी आपी, फ़िज़ा ने दुखी होते कहा, जिस पर जरलिश ने उसे हैरानी से देखा। तुम क्यों सॉरी कह रही हो फ़िज़ा? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? जरलिश ने सवाल दागा, जिस पर फ़िज़ा ने उसे सर उठाते देखा। आपी, वो मम्मी की वजह से आपने भी सोचा होगा ना इस रिश्ते के बारे में, तो बस इसीलिए। फ़िज़ा ने उसे बताया, जिस पर वो
उस जिस पर उसने अपनी हथेली को अपने माथे पर मारा। अच्छा, ये वो नहीं बीच में आएगा, ठीक है, मैंने करना भूल गई हूँ। जिस पर उसने अपनी हथेली को अपने माथे पर मारा। अरे बुद्धू, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं भला क्यों किसी के बारे में ऐसा सोचूंगी? जर्लिश ने फीकी मुस्कुराहट से जाते कहा। आप ही, आई नो, मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट किया है। फिल्ज़ा ने उसे पुरसुकून करना चाहा। मैं मम्मी को समझ सकती हूँ फिल्ज़ा, वो जो कुछ सोच रही थी उसके बाद उन्होंने ऐसा ही रिएक्ट करना था। जर्लिश ने नज़रें फेरते कहा। आप ही, वैसे आप भी मम्मी की एक बात मान कर पर्दा छोड़ दें। पर्दा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के दौर में पर्दा करना या ना करना एक बराबर है। ज़्यादातर पर्दा करने वाली औरतें ही कैरेक्टरलेस होती हैं। फिल्ज़ा ने अपनी तरफ से बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया, जिस पर जर्लिश ने उसे घूरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अजान की आवाज़ कान में पड़ते ही हर औरत का दुपट्टा उसके सर पर चला जाता है। नमाज अदा करते वक्त हर औरत ने हिजाब लपेटा होता है। मक्का मदीना में अबाए पहने होते हैं। क्या तब औरतें कैरेक्टरलेस नहीं होती? हम लोग हर मामले में एडवांस हो गए हैं, लेकिन दीन के मामले में आज भी वही पुरानी दकियानूसी सोच रखते हैं, या तो मॉडर्न इस्लाम निकाल लेते हैं। दीन वैसा ही है जैसा आज से 1400 साल पहले था। इस्लाम के अहकामात आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। हम लोग आज नेट खोलें तो कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई कुछ। ठीक है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम गलत फॉलो कर रहे होते हैं, और जब हमें पता लगता है तो उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन इस नेट की दुनिया की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए। दीन के मुतल्लिक कोई नई बात सुनो तो पहले उसकी तस्दीक करो, फिर अमल करो। पहली बात, हमारे पास दूसरे को जज करने का कोई इख्तियार नहीं है। कोई जो भी करता है, जैसा भी हो, वो उसका फ़ेल है, हमारा नहीं। अगर कोई औरत दिखावे के लिए पर्दा करती है और अंदर से हर गलत काम करती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे उसके गलत कामों का हिसाब लेगा। ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है, ना कि हमारा। और कम से कम उन तमाम सज़ाओं में वो इस सज़ा से तो बच जाएगी ना कि उसने अपने जिस्म की नुमाइश की। और दूसरी बात, मुझे लोगों की ये बात समझ नहीं आती कि इंसान को सिर्फ़ अंदर से अच्छा होना चाहिए, बाहर से बेशक जैसे भी हो। जब अल्लाह ने औरत को कुरान मजीद में पर्दे का हुक्म दिया है तो उस पर सवाल होना है, चाहे अंदर से आप कितने ही नेक हो। मोमिन और मोमिना का ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक होते हैं। ये क्या बात हुई कि सिर्फ दिल के अच्छे और नेक बनो, ज़ाहिर अपना जैसा मर्ज़ी रखो। जब इंसान दिल से नेकी करने का तहैया कर लेता है तो फिर वो हर तरह की नेकी करता है, कभी भी एक नेकी की खातिर दूसरी नेकी नहीं छोड़ता। जर्लिश ने अपने दिल की बात को बाहर निकाला, जिस पर फिल्ज़ा कुछ देर तक उसे यकटक देखती रही, लेकिन चंद लम्हों बाद उसकी बात पर हंसी। आप ही क्यों इतने पुरजोश अंदाज में बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। फिल्ज़ा ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। जिस वक्त अल्लाह इंसान को हिदायत देना चाहता है उसे उसी वक्त समझ लगती है। तुम्हें भी लग जाएगी समझ जब सही वक्त होगा। जर्लिश ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा। अच्छा, खैर, मैं अब चलती हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अब अल्लाह करे लड़का हैंडसम हो जिसका रिश्ता आया है, क्योंकि मुझे पता है बाबा ने मम्मी को मना ही लेना है। फिल्ज़ा ने एक अदा से बालों को झटकते हुए कहा। सूरतों पर मत मरा करो फिल्ज़ा, अल्लाह पाक से दुआ करो जो हक़ में बेहतर है वही हो। जर्लिश ने उसे समझाया, जिस पर वो मुँह बना गई। एक तो पता नहीं आप में कौन सी बूढ़ी रूह घुस गई है। बी लाइक जेंजी डूड। मैं जा रही हूँ, बाय। फिल्ज़ा उसे हाथ हिलाते बाय कहेगी और जर्लिश गहरी सोच में डूब गई। सूरतों पर मत मरा करो फिल्ज़ा, अल्लाह पाक से दुआ करो जो हक़ में बेहतर है वही हो। जर्लिश के कानों में उसका अपना ही थोड़ी देर पहले बोला गया जुमला गूंजने लगा, जिससे उसे आए याद आया। पता नहीं आए कैसे होंगे। या अल्लाह, मेरे कंधे पर कोई ऐसा बोझ न डालना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकती हूँ। मुझे कोई ऐसा शख्स न देना जो मेरे लिए बेहतर ना हो। जर्लिश दुआ करते अपने कमरे में चली गई। बोलो जैक। लंदन में शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो चुका था।
हेनरी अपने स्टडी रूम में बैठा अपने काम में मसरूफ़ था जब उसे जैक की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। सर, एक मस्जिद और एक चर्च जला दी गई है। बहुत से मुसलमान और क्रिश्चियन वहाँ खड़े एहतजाज कर रहे हैं। हेनरी उसकी बात सुनता इतना हंसा कि हंसने के बायस उसकी आंखों में पानी आ गया। गुड, और ये सब किसने किया है? हेनरी ने आबरू ऊपर करते उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। ऑब्वियसली सर, ब्लैक कैट ने। हेनरी स्मिथ तो इन मामलात से दूर ही रहता है, जैक ने कहा तो हेनरी फिर हंसा और उसे शाबाशी देता कॉल काट गया। शादी की मुबारकबाद आपको जल्द ही मिलेगी मिस एमिली एंड मिस स्टेला, हेनरी ने पुरस्कार अंदाज में कहा और अपनी उंगलियों को तेज़ी से लैपटॉप पर चलाने लगा। आज जुम्मे का दिन था। आइदिन ऑफिस जाने के लिए निकलने वाला था जब दामियन उसे रोका। आइदिन, तुमने बड़ी मम्मा से बात की? दामिया उसके पास आती बोली। किस बारे में? आइदिन को समझ ना आई कि वो क्या कहना चाहती है। वही फुप्पो को मनाने वाली बात। दामिया ने उसे याद कराया, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी छोड़ो, ज़िंदगी में कई झंझट हैं, उनसे निपट लें, फिर वो वाली बात भी कर लेंगे। आइदिन बेजार हुआ। मसले मसाइल चलते ही रहते हैं, लेकिन अब हमें सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनों से दूर रहकर गुजारते हैं और उसके बाद उनके जनाजे पर उनसे मुलाकात करते हैं। फुप्पो की नाराज़ी पर हम आपस में हमेशा मजाक करते हैं। मॉम और बड़ी मम्मा को भी शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने डैड और बड़े बाबा को देखा है, वो फुप्पो को बहुत याद करते हैं। कम से कम उनकी ही खुशी की खातिर हमें एक कोशिश करनी चाहिए। दामिया की बात पर वो सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराया। ओके, मैं ऑफिस से आ जाऊँ, फिर शाम को मिलकर मम्मा से बात करेंगे। आइदिन ने उससे वादा किया, जिस पर वह अपने लबों पर मुस्कान ले आई। चलो डन, मैं भी जाकर ज़रा अपने टीम मेंबर से मीटिंग करूं, फिर शाम को मिलेंगे। दामिया कहते ही चली गई और आइदिन भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। तुम्हारी नंद कहाँ पर है? मोहल्ले की एक खातून ने सवेरा से पूछा। कुछ ख़वातीन इस वक्त ताज़ियत के लिए आई हुई थीं। उसकी तबीयत ख़राब है तो सोई हुई है दवाई लेकर, सवेरा ने बताया तो एक औरत ने मुंह बनाया। हाँ भाई, अब कालक जो मल दी अपने किरदार पर तो दुनिया से छुप कर तो बैठेगी ना। उस औरत ने ज़ुबान से जहर उगला, जबकि शहराम जो अपने दोस्तों से मुलाकात करके घर वापस आ रहा था, उसकी बात सुनता फ़ौरन लाउंज में आया। ये आप कैसे बात कर रही हैं मेरी बहन के बारे में? शहराम उन्हें देखते बोला। उसके लहजे में सख्ती साफ अयां थी, वैसे ही जैसे उस बदकिरदार लड़की के बारे में बात करनी चाहिए। एक औरत खड़े होते ऊंची आवाज़ में बोली, जिसकी बात शहराम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आप लोग होते कौन हैं मेरी बहन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाले? लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ सख्त नहीं कह रहा। जाइए यहाँ से और आइंदा ऐसी बात करने से पहले लाख दफ़ा सोचिएगा। शहराम ने उन्हें टक्का सा जवाब दिया। चलो भाई, यहाँ से ताज़ियत करने आए थे, बेइज्जती करवाने नहीं। ये दोनों बहन भाई एक जैसे हैं। वो ख़वातीन एक दूसरे से कहते बाहर चली गईं, जबकि शहराम ज़ब्त करता अब सवेरा को देखने लगा। ये सब आइया के बारे में यूं क्यों कह कर गई हैं? शहराम ने दांत पसीजते सवेरा से पूछा। आप बैठे, मैं बताती हूँ। सवेरा ने उसे बैठने का कहा, जिस पर वह तपा। मैं यही खड़ा हूँ, मुझे सारी बात बताओ, शहराम ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनते सवेरा ने उसे कासिम वाली हर बात बता दी, जिसमें उसने सिर्फ कासिम को ही गलत जाहिर किया, अपनी और बिस्मा की कोई एक बात नहीं बताई। हिम्मत कैसे हुई उसकी ये सब करने की? और किसी ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। शहराम गुस्से से बोला। उसकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ हो चुका था और वह बेखबर था। शहराम, ये सारा मामला बाबा ने हैंडल कर लिया था और मुझे लगा आहिया आपको बता चुकी होगी, सवेरा ने डरते डरते कहा। वो मुझे कैसे बताती? अभी तक बाबा का गम ताज़ा है। तुम तो बता सकती थी ना। लेकिन खैर, मैं अभी उस शख्स को देख कर आता हूँ। शहराम कहता ही, अच्छा ये इजलत होता है या उजलत होता है, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक आती, बट ये वही वर्ड है। इजलत में बाहर निकला। सवेरा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर ही बाहर चला गया।
मुराद, हिरा, ज़िक्रिया और हादिया इस वक्त एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। आज रात को मुराद की फ़्लाइट थी, इसीलिए वो पिछले 2 दिनों से अपना सारा वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार रहा था। बाबा आप कब वापस आएंगे? ज़किया ने उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। जब काम ख़त्म हो जाएगा तब आ जाऊँगा इंशाल्लाह, मुराद ने प्यार से कहा। मैं आपको बहुत मिस करूँगी बाबा, हादिया ने उदास होते कहा, जिस पर मुराद ने उसका गाल चूमा। मेरी मानो, बाबा भी आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन आपको पता ही है ना कि बाबा का काम बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला खुश होते हैं तो बस इसीलिए जाना पड़ रहा है। मुराद ने उसे बहलाया, जबकि हिरा भी हल्का सा मुस्कुराई। वो उसके जाने पर ख़ुद भी उदास हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये ज़रूरी है। बाबा हमें कुरान पाक कौन पढ़ाया करेगा? ज़किया ने कुछ याद करते पूछा। आपकी मम्मा पढ़ाया करेंगी और रोज़ रात को वीडियो कॉल पर मैं आप दोनों से सबक सुना करूँगा, मुराद ने हिरा को देखते कहा, जिस पर वो भी हाँ में सर हिला गई। मामा अच्छा नहीं पढ़ाएंगी, मुझे अपने बाबा से ही पढ़ना है, हादिया ने जानबूझकर हिरा को शरारत से देखते हुए कहा, जिस पर हिरा ने उसे घूरा। आप देख रहे हैं इसे? हिरा ने नकाब ऊपर करते नवाला मुँह में डाला और मुराद को हादिया की शिकायत लगाई, जिस पर वह हंसा। मानो ऐसे नहीं कहते, मामा भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुराद ने उसके फूले हुए गाल को खींचा, जिस पर वो खिलखिलाई और वह सब दोबारा खाने और बातों में मशगूल हो गए। सफ़ान लेक्चर देता अभी स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाते अपना रुख कैफेटेरिया की तरफ कर लिया। कौन बोल रहा है? सफ़ान कितनी ही देर सामने वाले के बोलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से एक वर्कर ने आकर उसे एक पर्ची थमाई। सर, यह आपके लिए किसी ने भेजी है, गार्ड ने दी थी मुझे कि आपको दे दूं, वर्कर ने उसे बताया। किसने भेजी है? सफ़ान ने पर्ची को खोलते हुए पूछा। मुझे इल्म नहीं है सर, बस गार्ड कह रहा था कि आपको दे आऊँ, वर्कर ने कहा। तो सफ़ान ने उसे जाने का कहा और पर्ची को पढ़ने लगा, लेकिन पढ़ते साथ ही उसका मुंह बेयकीनी और हैरत के बायस खुल गया। तुम्हारे से जुड़े लोगों की जान खतरे में है। हम उस हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं जो बरसों से छुपा कर रखी गई है। सफ़ान ये देखता कितने ही लम्हे उस जुमले पर नज़रें जमाए खड़ा रहा। हकीकत? कौन सी हकीकत? सफ़ान ने सोचा और उसी पल उसका ख्याल उस फ़ोन कॉल की तरफ गया। उसने कुछ सोचते वो नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा था। वो मन कदम उठाता स्टाफ रूम में बढ़ा और वहाँ बैठते कितनी ही देर इस बारे में सोचता रहा। कासिम, दरवाज़ा खोल, देख कौन आया है। हयात बीबी चारपाई पर बैठी सब्जियां काट रही थी, जबकि जोहा स्कूल गई हुई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जोहा के पास तो घर की चाबी होती है, तो यकीनन कोई और आया था, इसीलिए उन्होंने कासिम को आवाज़ देते कहा। कासिम मुंह बनाता दरवाज़ा खोल गया, जबकि शहराम उसे गिरबान से पकड़े अंदर ले आया। ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मेरे बेटे को। हयात बीबी फ़ौरन आगे बढ़ती शहराम का हाथ उसके गिरबान से हटाने लगी। आप इस मामले में मत बोले आंटी, ये सब कुछ तो इसके आगे कुछ नहीं है जो कुछ इसने मेरी बहन के साथ किया है। शहराम ने उसका जबड़ा दबोचा। ओए छोड़ मुझे, कासिम ने उससे अपना आप छुड़वाना चाहा। शर्म नाम की चीज़ है तुम में कि नहीं? आइंदा अगर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगली बार ये आंखें कुछ देखने के काबिल भी नहीं बचेंगी। शहराम ने उसे झटके से छोड़ते ज़मीन पर गिराया और उसकी टांग पर पाँव मारा, जिससे वो कराया। पीछे हटो, हाथ कैसे लगाया तुमने मेरे बेटे को? हयात बीबी ने उसे धक्का दिया। ये बात आप इससे भी समझाएं कि इसने बदतमीज़ी कैसे की मेरी बहन से। आज छोड़ा हूँ तुम्हें, अगली बार दूसरा मौका नहीं दूंगा। शहराम हयात बीबी से कहकर दोबारा कासिम को धमकी देता ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। देख लूँगा तुम्हें भी। कासिम उसके जाते ही धड़ा और नीचे बैठता ज़ोर से चिल्लाया। स्मिथ डेविड अपनी एक टांग को दूसरे पर रखे लेटे हुए दीवार पर निस्ब बड़ी सी LCD पर BBC न्यूज़ सुनते मुस्कुरा रहे थे, जिस पर इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही थी कि लंदन के कई इबादतगाह जला दिए गए हैं और लोग वहाँ पर पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। स्मिथ डेविड ने हंसते हुए हेनरी को कॉल मिलाई, जो इस वक्त रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ झूलते हुए मज़े लूट रहा था। उसने स्मिथ डेविड की कॉल देखते फटाफट फ़ोन उठाया।
हेलो डैडी, हेनरी चहकते हुए बोला। आई कांट बिलीव को इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। नहीं सॉरी, आई कांट बिलीव को इतना सब कुछ करके कैसे इतना पुरसुकून रह सकता है। स्मिथ डेविड ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। व्हाट? मुझ मासूम पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? जो भी किया आपकी फ्यूचर ना होने वाली वाइफ ने किया। हेनरी ने पूरी नौटंकी की। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। स्मिथ डेविड हंसे। हाँ तो दुनिया देखेगी ना। स्मिथ डेविड और हेनरी स्मिथ की धमाकेदार शादी। वैसे आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हेनरी उनकी भी बात की तह तक पहुंच जाने वाली आदत से खासा महजूज हुआ। बाप हूँ तुम्हारा, स्मिथ डेविड कॉलर अखड़ाते बोले, जिस पर हेनरी हंसा और थोड़ी देर बात करने के बाद वापस अपनी चेयर झूलने लगा। स्टेला फ़ौरन उठो, जल्दी से ज़रूरी सामान पैक करो, हमने निकलना है। किसी ने आज के हुए वाक़े का सारा इल्ज़ाम हम पर लगा दिया। एमिली अंदर आते पसीने से शराबूर चेहरे को साफ़ करते बोली। मॉम, मैं भी वही देख रही हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ और किसने किया? हम लोगों का तो इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। स्टेला भी परेशान हुई। मुझे नहीं पता और ना ही यह वक्त इन बातों का है। तुम जल्दी उठो, सामान पैक करो, हम जुल्फ़ी के घर जा रहे हैं। एमिली ने कहा तो फ़ौरन उठी और सामान पैक करने लगी। ये थी एपिसोड, होप सो पसंद आई होगी। और अच्छा, जो थर्ड सीन था ना, क्योंकि मैंने बताया ना, बस उसकी कुछ लाइंस रहती थी, हाफ से ज़्यादा लिख चुकी भी थी, कुछ लाइंस रहती थी जो मैंने आज लिखी। सो उसमें जो है ना 3-4 जगहों पे मेरे से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना हर सीन लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसकी कर चुकी नहीं हूँ जब मैंने छोड़ा था उसको। तो खैर वो मैंने नहीं की हुई थी, उसको मैं ठीक कर लूँगी। उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, वो खैर इतनी नहीं थी, पता चल ही जाएगा आप लोगों को जो लिखा हुआ था। बाकी एपिसोड कैसी लगी ये आप लोगों ने मुझे रिव्यूज़ दे के बताना है। और एपिसोड को जो है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें। और कोई जिनको आप जानते हो जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हो, उनके साथ भी ये नॉवल जो है शेयर करें। और बाकी रिव्यूज़ मुझे देकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी एपिसोड। एंड जो न्यू सस्पेंस आया है उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा सस्पेंस है, क्योंकि काफ़ी क्लियर है, लेकिन कुछ पता भी नहीं मुझे, क्योंकि वो जो बात है ना जिस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर को अभी तक आपने बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है। लाइक मैं यूँ अगर कहूँ कि उसको अगर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में उसके डिफरेंट सीन्स देखे हैं तो हाँ ऐसा था, बट अब उसके चेंज हुए और आपने मुझे बताना है कि क्या है वो नया सस्पेंस और क्या लग रहा है आप लोगों को, ठीक है? सो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाकी मेरे जो दूसरे अकाउंट्स हैं, इंस्टा का, टिकटॉक का एंड स्नैपचैट का, वो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल के अबाउट में भी है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। उधर एपिसोड में अपलोड करते ही अपडेट्स दे देती हूँ और रील्स वगैरह एडिट्स वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है जी। सो अब मैं एपिसोड एडिट करती हूँ एंड देन अपलोड करते। अच्छा, मुझे लग रहा था देर हो जाएगी बट नहीं हुई, शुक्र है उतना ही टाइम रहा। चलें फिर एपिसोड 10 पार्ट 2 जो है वो वेडनेसडे को अपलोड होगी। मिलते हैं फिर वेडनेसडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।